वेलकम बैक डियर। सो आज ये हमारी सेकंड क्लास है, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कोर्स की। सो इसके पहले हम सारी चीजें कवर कर लिए थे अपन ने, कल यहाँ तक अपन ने चीजें सारी कवर कर ली थी, राइट। बट मैंने कहा था कि एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई फालतू बकवास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बट आई होप कि आपने मेरी वो प्रीवियस जो बेसिक्स वाली क्लासेस है उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा, और आप इसके पहले जो मैंने कल क्लास कराई थी आप उसको देखेंगे, और उसके बाद ये वाला पार्ट आप देखेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे अब अपन, और अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। तो एक बारी मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि कल मैंने जैसा कि बोला था कि मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, तो एक बारी मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलो देख लो जरा इसको भी थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड। देखो बच्चा, एडजेक्टिव आपको पता है ना, एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चा? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं बच्चा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना। अच्छा, मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों कह रहा हूँ, है ना, मैं विशेषता क्यों नहीं कह रहा, ये सारा मैंने बेसिक्स क्लास में पढ़ा दिया है आपको। तो देखो, अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव है और अगर आपने उसके पहले दा लगा दिया, ठीक है, आपने उसके पहले क्या करा, दा लगा दिया, तो वो ना फिर बच्चा पूरी होल कम्युनिटी को शो करने लगता है। जैसे देखो, आपके पास पुअर है, ठीक है, या सपोज यहीं पर आप इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहीं पर इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो। तो ये इंटेलिजेंट के पहले अगर आपने दा लगा दिया, तो फिर ये क्या हो गया, ये इंटेलिजेंट लोगों की पूरी कम्युनिटी को शो करने लगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ही प्लूरल बन गया। तो जब ये प्लूरल बन गया बच्चा, तो इसके लिए नाउन भी प्लूरल चाहिए होगी। तो जैसे आपने यहाँ पर ये देखो लिखा है ना, द पुअर, राइट। तो फिर ये जो द पुअर है ना, ये द पुअर सिर्फ एक गरीब लोग के लिए नहीं, फिर ये गरीब व्यक्ति के लिए नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या हो गया, गरीब लोगों के लिए हो गया। तो अगर आपने लिखा द पुअर, तो फिर अब आप इसको क्या बोलने लगोगे, गरीब लोग। क्या बोलने लगोगे? गरीब लोग बोलने लगोगे, ठीक है। तो द पुअर, तो उसके बाद वर्ब क्या कह रहा है आपको, प्लूरल डालनी है, ठीक है। वर्ब कैसी लगानी है आपको, प्लूरल लगानी है। क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अपने आप में ही वो द पुअर गरीब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया। तो द पुअर लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज नहीं बच्चा, वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल मैंने आपका कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैंने आपको प्रैक्टिसेस करवा दी थी, ये सारे कुछ रूल आपको समझा दिए थे, है ना, और ये थोड़ा सा कुछ हमने बेसिक चीजें देख ली थी। आज अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, यहाँ सब्जेक्ट से अपने। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट चलेंगे, तो सब्जेक्ट, एक्चुअली में बच्चा सब्जेक्ट दो टाइप का ही होता है। एक होता है बच्चा डूअर, डूअर मतलब होता है बच्चा करने वाला। डूअर मतलब क्या होता है बच्चा? करने वाला। डूअर मतलब क्या होता है बच्चा? करने वाला। और नॉन डूअर मतलब बच्चा ना करने वाला, है ना, जो कुछ नहीं कर रहा होता भैया, जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, कि जो जब काम खुद से ना हो, जब काम खुद से ना हो, खुद से ना हो, एंड आई होप, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। जब काम खुद से ना हो, किसी दूसरे के द्वारा कराया जाए, किसी दूसरे के द्वारा कराया जाए, किसी दूसरे द्वारा कराया जाए, ठीक है। अभी के लिए आप इतना लिख लेना, दूसरे द्वारा कराया जाए, ठीक है। तो एक डूअर होता है सब्जेक्ट, एक नॉन डूअर होता है, ठीक है। नॉन डूअर में कौन आ जाता है बच्चा? नॉन डूअर में पैसिव वॉइस आ जाते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है बच्चा? कि जब काम खुद से ना हो, किसी दूसरे के द्वारा कराया जा रहा हो, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी सी बातें समझ आ रही होंगी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से चलेंगे। उसके बाद डूअर में आपके कौन से आ जाते हैं बच्चा? टेंस आ जाते हैं, ठीक है। और डूअर में ही आपका एक्टिव वॉइस आ जाता है, राइट। और एक्टिव वॉइस के अंदर आपको वर्ब्स की कुछ फॉर्म देखने को मिलती हैं, जिसमें से V1, V2, V3, V4, V5, है ना। जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता कि सर ये क्या है, उनके लिए मैं और डिटेल में समझा दूं। बच्चा आप पढ़ते थे ना कि क्रिया की पहली सूरत, ऐसा आप बचपन में पढ़ते थे ना, बस ये वही है, राइट। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको ही अपन शॉर्ट में V1 लिख देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको ही अपन शॉर्ट में V2 लिख देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अब आ जाएंगे कि अरे सर सिर्फ V5 तक की थोड़ी होती है बच्चा, V7 तक भी होती है, पर आपको नीड नहीं है ना, आपको आपके सिलेबस में नहीं है। जितना देखो, मैंने क्या बोला था, सिलेबस क्या सेट करता है? आपकी लिमिट। और उस लिमिट के लिए कौन पढ़ाएगा? मैं, राइट। तो V5 तक है तो चुपचाप पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो, दैट्स इट, है ना। उसके बाद आपको पीएचडी करनी है इंग्लिश में, तो आप पीएचडी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बताया, जल्दी से एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट मैंने दो टाइप का बताया आपको। एक होता है बच्चा आपका डूअर होता है, ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? नॉन डूअर होता है।
नॉन डूअर में पैसिवाइज होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब काम खुद से ना हो, किसी दूसरे के द्वारा कराया जाए, उसी को हम पैसिवाइज बोल देते हैं। डूअर में आपके कौन कौन से आ जाते हैं बच्चा? टेंस आ जाते हैं, एक्टिवाइज आ सकते हैं। एक्टिवाइज के अंदर आपकी वर्ब की 5 फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल एकदम दिमाग में छप गया है, बहुत बढ़िया। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे। चलो नेक्स्ट देखो, वर्ब क्या होती है ना। वर्ब क्या होती है, कल मैंने आपको सब्जेक्ट बहुत, देखो आज तो मैंने आपको सब्जेक्ट ये बता दिया, और कल मैंने आपको डिटेल में बहुत क्लियर करके, बहुत डिटेल में देखो आपको सब्जेक्ट कल क्लियर करके ये सारे बताए थे। ये सारे सब्जेक्ट ही तो थे, ये सारे सब्जेक्ट ही तो थे। ये मनु क्या है? नाउन है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ओ ये नाउन क्या है, नाउन थी क्या, ये मनु क्या है, नाउन है। ये सोनू क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना ये, तो फिर प्रॉब्लम है, राइट? फिर आपका बेसिक्स बहुत वीक है, तो प्लीज वो बेसिक वाली क्लासेस वॉच कर ले, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिर्फ 4 ही हो सकता है, तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जीरेंट, जिसको मैंने बोला था कि V1 प्लस ING आप लिख सकते हो, और या तो फिर 2 प्लस V1, जिसको हम इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलेंगे। तो सब्जेक्ट का लिए सारा मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दी। अब मैंने आपको आज सब्जेक्ट बता दिया कि 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट अब चलेंगे अपन वर्ब की तरफ। वर्ब की तरफ मूव करने से पहले मेरे को आपसे पूछना है कि अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करना हो, कोई आपसे पूछे कि एक वर्ड में मेरे को डिफाइन करके बताओ कि वर्ब क्या होती है, तो आप उसको सीधा सीधा बोल देना बच्चा कि वर्ब इक्वल्स टू एक्शन। क्या बोल देना? कि वर्ब इक्वल्स टू एक्शन। जहां पर कोई काम हुआ हो वो क्या हो जाएगी? आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, वर्ब इक्वल्स टू एक्शन। पर आपको एक चीज और याद रखनी है, ये डेफिनेशन बहुत कम बच्चों को पता होती है, पर आपके एग्जामिनर को ये पता है, और वो यहीं से पूछते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग। क्या लिखा मैंने? कोई एक ऐसा वर्ड जो कुछ करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना वर्ब इक्वल टू एक्शन, मतलब कुछ काम हो रहा होगा। एक्शन मतलब काम, एक्शन मतलब काम। ठीक है, तो द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, और बीइंग समथिंग। सर ये डूइंग समथिंग तो समझ में आया, ये और बीइंग समथिंग क्या है? हाँ बच्चा, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। और बीइंग का मतलब होता है बच्चा होना दिखा दे, होना दिखा दे, है ना। काम तो हो ही रहा है, एक्शन तो वो दिखा देगा, साथ में किसी चीज का होना अगर दिखा दे कोई वर्ड, तो वो भी आपका वर्ब ही बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, राम गोज टू मार्केट। राम जा रहा है भैया, राम काम कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है राम। ठीक है, तो ये जो गोज है यहाँ पर, ये जो जाने का काम हो रहा है, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, पर यहां पर लिखा हुआ है ही इज अ डॉक्टर, राइट। वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर होना, डॉक्टर होना कौन बता रहा है? यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड ऐसा मिल रहा है जो डॉक्टर होने के बारे में बता रहा है? और वो वर्ड है बच्चा आपका इज, कि वह एक डॉक्टर है। है तो ये इज आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो मैं बेसिकली आपको इन एग्जांपल से ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है, कि एक ऐसा वर्ड जो कुछ होने, राइट, कुछ होने और कुछ करने के लिए स्टैंड ले ले, वो आपकी वर्ब होती है। और अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि बताओ वर्ब क्या है, तो वर्ब इक्वल्स टू आप एक्शन बोल के इस चीज को एंड कर देना। क्या आपको यहां तक की बात समझ आती है माय डियर? हे इधर देखो, इधर ध्यान से, समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। अब बच्चा वर्ब, वर्ब को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, तो वर्ब बच्चा 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी मेन वर्ब, है ना, जिनको हम बोलते हैं डू वर्ब्स भी बोल सकते हैं, जो करने वाली वर्ब्स होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब्स होती हैं जो। दूसरी बच्चा आपकी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हीं को बच्चा हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। ये अलग अलग नहीं होती है, सेम ही है। तो डू मेन वर्ब हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई आपकी। ठीक, ये डू वाली होती है और ये बी वाली होती है। टोटल कितनी होती है देखो, हेल्पिंग वर्ब्स 24 होती हैं। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई बच्चा आपकी? ये 24 हो गई। कितनी हो गई? 24 हो गई। तो हेल्पिंग आपकी कितनी होती है? 24 होती है। कौन कौन सी? अब नाम ले लो जल्दी से, मेरे साथ बोलते जाओ, रिपीट करते जाना। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, शुड। अच्छा एक बात बताओ, इसको वुड नहीं उड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उड पढ़ते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो बोलो, मेरा काम है आपको बताना, तो मैं तो बताऊंगा। तो उड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, है ना। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी टर्म्स और यूज कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर रहा, अभी मैंने आपको जितना बोला सिर्फ आप उतना समझते हुए चलो। ठीक, अभी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, अभी आप अपने टीचर के ऊपर भरोसा कर रहे हो ना। यस, इधर देखो, इधर बस।
चलो, तो वर्ब को फर्दर मैंने क्लासिफाई करा दो पार्ट में। क्या बोला मैंने? एक आपकी मेन वर्ब होती है जिनको आप डू वर्ब्स भी बोल सकते हैं, एक दूसरी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिनको आप बी वर्ब्स भी बोल सकते हो। टोटल कितनी होती है? 24 होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब से समझ रहे हो तो आप हेल्पिंग वर्ब से ही समझ लो, और जिन बच्चों को ऑक्सिलरी वर्ब से समझ आ रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब से समझ ले, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट देखो। अब हम एक एक करके सारी फॉर्म्स को पढ़ लेते हैं वर्ब्स की, राइट। देखो, जो V1 होती है, V2 होती है, V4 होती है, V3 होती है, V4 होती है, V5 होती है, ये सारी क्या क्या फॉर्म्स हैं, राइट। इनको जरा हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ऐसा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, है ना, सुना तो होगा एटलीस्ट। अगर आपको नहीं पता ये क्या है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, पर सुना तो होगा ना। एग्जैक्टली सर, सुना तो था, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, ये सब तो हमने सुना ही है ना। और कल मैंने आपको गो गोस के एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। हाँ सर, याद तो आ रहा है अपने को कुछ कुछ थोड़ा सा, है ना, भले ही रिवीजन नहीं किया पर याद आ रहा है। चलो, अब देखो जरा V1 क्या होती है, ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। V1 क्या होती है बच्चा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। लिखते चले जाओ, जितना बोल रहा हूं बस लिखते चले जाओ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। फिर ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। कैसी? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। यूज कहां करते हैं इसका बच्चा? हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरा, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। दैट मीन कि आप लिख सकते हो V1 इक्वल्स टू प्लूरल, V1 इक्वल्स टू प्लूरल। V1 ऑलवेज प्लूरल होती है। कहां यूज होती है? प्रेजेंट में यूज होती है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या इतनी बातें आपको समझ आती हैं? बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया सर, आगे 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 बताओ, आगे बताओ। दूसरा, इसका यूज कहां होता है बच्चा? इसका इसका किसका? V1 का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें बच्चा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली क्लासेस देखी हैं, आर्टिकल वाली, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई हैं। सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अच्छा, OW का मतलब इसी में ऑब्जेक्ट है और इसी में अदर वर्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखो, मनु एंड सोनू। अच्छा देखो, मनु एक व्यक्ति, सोनू दो व्यक्ति, है ना, प्लूरल आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप सब्जेक्ट में SEIS लगाते हैं तो वो प्लूरल होता है, पर अगर आप वर्ब में SEIS लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा होता है। आज एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी ऑलवेज, कीवर्ड क्या है? ऑलवेज प्लूरल आएगी। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? बहुत बढ़िया। तो देखो, हमारा सब्जेक्ट दो था ना, मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो हमें यहाँ पर प्ले ही लिखना पड़ेगा। प्ले मतलब, अगर मैंने इसमें एस लगा दिया तो क्या अब ये सही हो जाएगा? नहीं सर, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस या इस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, जबकि हमारे पास दो लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो ये प्ले एकदम सही लिखा हुआ है, राइट। और ये प्ले क्या है? आपकी V1 है। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, कैट्स प्ले। कैट्स मतलब बिल्लियां खेलती हैं, बिल्लियां खेलती हैं, तो कैट्स प्ले ना, तो कैट्स है ना, एक से ज्यादा बिल्ली है ना, मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखो, प्ले आ गया। ये भी क्या आपकी V1 है। V1 ऑलवेज प्लूरल होती है। फिर दे गो टू मार्केट, है ना। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था ना कि देखो यहाँ पर गो क्यों आया? क्योंकि दे मतलब वे, मतलब एक से ज्यादा लोग, इसलिए गो आया। क्यों? क्योंकि प्लूरल है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो गो है आपकी ये V1 है, और ये ऑलवेज प्लूरल होती है। हाँ सर, इसीलिए सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राम के साथ गोज लगाते थे और ये ईएस इसलिए लगाते थे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक होता था, तो इस गो को सिंगुलर करने के लिए आप ईएस लगाते थे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। इसका मतलब सर ईएस लगा के वर्ब सिंगुलर हो जाती हैं। हाँ माय डियर, हाँ मेरा बच्चा, मैं यही तो समझाना चाह रहा था।
क्या अब आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिर V2 पे आ जाओ। V2 बच्चा क्या होती है? डेराइव्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, राइट? डेराइव्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है बच्चा, फ्रॉम नहीं, फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे। डेराइव्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, ठीक है? डेराइव्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। इसका मतलब क्या है बच्चा? मैं अभी आपको जस्ट थोड़ा सा, मेरे को टाइम दो, मैं आपको जस्ट बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। क्या कर रहा है? सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है ये। क्या होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, ठीक है? दूसरा, पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, ठीक है? मतलब यूज कहां होती है? पास्ट में। नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, ना तो भैया ये सिंगुलर होती है और ना ही ये प्लूरल होती है। यूज कहां होता है इसका? सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। अब आपका एक छोटा सा ना डाउट रह गया कि सर ये डिराइव्ड फॉर्म क्या है सर, ये बताओ जरा अपने को। तो देखो बच्चा, पीछे आओ। ये जो गो लिखा हुआ है ना, राइट, ये गो से ही निकल के बच्चा ये वेंट बना है। इसी को बोलते हैं डेराइव, है ना? मतलब गो से ही निकल के वेंट बना है आपका। वेंट कहीं अलग से नहीं कूद के आ गया, ये गो से ही निकल के बना है। समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया, राइट? तो आप ये भी बोल सकते हो कि V1 की डेराइव्ड फॉर्म होती है V2, मतलब V1 से ही निकलकर बनी होती है, मतलब गो से ही वेंट बन गया है। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। तो यही आपका डेराइव्ड फॉर्म है। यूज कहाँ होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट रखते हो, फिर आप V2 रखते हो और फिर आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा देते हो। देखो जैसे आई, आई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक सेकंड, आई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है? गॉट, है ना? गेट क्या होती है आपकी? सेकंड फॉर्म होती है, राइट? इसी की डेराइव्ड फॉर्म अगर आपको बनाती है पास्ट में, तो आप क्या कर देते हो? गॉट कर देते हो, राइट? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो गया, डोंट वरी, मैं आगे सब सिखाऊंगा, राइट? और मैंने बेसिक क्लास में आपको सिखा भी दिया है, बेसिक क्लास में सिखा भी दिया है। आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ब्लॉक नहीं बच्चा, 6 o'clock है, क्लॉक, राइट? तो आई गॉट अप, ये गॉट क्या है बच्चा? ये गॉट शो कर रहा है आपकी V2 को। सो आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैं कितने बजे उठा था? 6 बजे मॉर्निंग में उठा था। क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया सर। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से समराइज कर दूं। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर में पैसिव वाइज आते हैं, जब काम खुद से नहीं होता, किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है। डूअर में आपके टेंस आते हैं, उसी में आपकी एक्टिव वाइज जिनको बोल देते हैं, जिसमें वर्ब की 5 फॉर्म आती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या होती है, अगर एक वर्ड में बोलना है तो एक्शन मतलब काम। फिर वो जो कोई ऐसा वर्ड जो किसी काम के होने को या करने को दिखा दे, बस वही आपका वर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब दो टाइप की होती है, एक डू वर्ब होती है, एक बी वर्ब्स होती हैं, जिनको डू वर्ब्स को आप मेन वर्ब बोलते हो, बी वर्ब्स को आप हेल्पिंग वर्ब बोल देते हो। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? टोटल 24 होती हैं मेन वर्ब्स। अच्छा, मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखो अभी आप लिख रहे थे ना, ये प्ले, ये जो आपने लिखा था प्ले, है ना, गो, ये सारी आपकी क्या है? ये सारी आपकी मेन वर्ब्स हैं, है ना? तो ये जो आप V1, V2, V3, V4, V5 ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी आप क्या पढ़ रहे हो? ये सारी आप मेन वर्ब्स पढ़ रहे हो, ठीक है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, फिर मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स आपको यहाँ पर दिखाएं। देखो लिखा भी हुआ था, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स, है ना? फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स देखो, उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5। फिर मैंने आपको सबसे पहले V1 बताया, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको यूज बता दिया, इसका कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए। उसके बाद मैंने आपको V2 समझा दिया और उसका एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है? अब चलेंगे अपन V3 की तरफ। V3 क्या होती है बच्चा? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, ठीक है? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, देखो लिखा हुआ है ना पूरा पूरा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। जैसे V2 आपकी ना तो वो सिंगुलर थी और ना ही प्लूरल थी, राइट? वैसे ही आपकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी ना तो सिंगुलर होती है आपकी और ना ही प्लूरल होती है भैया। अच्छा, परफेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। परफेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का मतलब क्या होता है कि इसका यूज कहां करते हो आप? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। मतलब जो थर्ड फॉर्म होती है V3 होती है, वो अपने आप में ही परफेक्ट होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखो प्रेजेंट में जब आप इसका यूज करोगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट, है ना? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आप क्या लगाते हो? हैज, हैव। अभी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको वर्ब्स बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप इतना डिटेल में मत चले जाना कि हाय मास्टर तो टेंस बताने लगा। नहीं नहीं, टेंस आगे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट, तो स्ट्रक्चर में कैसे आप यूज करते हो? सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके साथ आप क्या लगा देते हो? V3 लगा देते हो और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा देते हो। जब आप इसका पास्ट में यूज करते हो तो आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप हैड लिखते हो, फिर आप V3 लिखते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखते हो। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हैड क्यों आता है, ये हैज, हैव क्यों आता है, ठीक है? सारा बताऊंगा, डोंट वरी। फिर जब आप इसका फ्यूचर में यूज करते हो तो आप सब्जेक्ट लिखते हो, विल, शैल लिखते हो, फिर आप हैव लिखते हो और फिर V3 लगाते हो। मेन अभी हमारा टारगेट क्या है? V3। और फिर आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखते हो। V4 देखो,
V4 क्या होती है आपकी? फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, जिसको आप जीरंड भी बोलते हो, है ना? V1 प्लस आईएनजी, इसी को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब बोलते हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब बोलते हो। तो ये आपकी क्या है? V4 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। ये भी बच्चा ना तो आपकी नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी आपकी ना तो सिंगुलर होती है और ना ही आपकी प्लूरल होती है। ठीक है, और ये आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होती है, राइट? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी इसको बहुत सारे लोग बोल देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई आपकी। यूज कहाँ करते हैं बच्चा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या लगाते हो आप? सब्जेक्ट इज एम आर और प्लस आप V4, अभी टारगेट क्या है? V4 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनाते हो आप स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट वॉज वर लगाते हो, V4 लगाते हो और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगाते हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप क्या बनाते हो? सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस V4 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा देते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये V5 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप इसको समझ सकते हो, बहुत इजी है ना, ये बहुत इजी है, इसीलिए इसमें टीचर आपको फंसा देते हैं। V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, एस या ईएस फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। सर एक सेकंड, जरा V2 जरा V1 दिखाओ हमें। ले लो बच्चा, V1 देख लो। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज V1 और ये प्लूरल होती है, तो इसी का सर अपोजिट तो नहीं कहीं आप कहना चाह रहे कि हाँ हाँ बस पकड़ लिया बेटा, बेटा बस तुम पा गए, पा गए, पकड़ लिया। इसका मतलब सर V1 का अपोजिट वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है V5। V1 क्या है? प्लूरल, तो V5 आपकी क्या है? सिंगुलर। ठीक है, और V5 में ही एस या एस लगा के इसको सिंगुलर बना देते हैं। इसका मतलब सर V1 आपकी ऑलवेज प्लूरल, V5 आपकी ऑलवेज सिंगुलर होती है, राइट? यूज ये भी प्रेजेंट में होती है, बट ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, और V1 आपकी प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। एस या एस फॉर्म भी इसको बोलते हैं। यूज कहाँ होता है इसका? सिंपल प्रेजेंट में होता है। सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आप कितने सारे ही एग्जाम्पल लिख देते हो। जैसे देखो राम लिखा आपने, सब्जेक्ट V5 लगाना है तो आप क्या कर दोगे सर? गोस कर दोगे, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड तो राम गोस टू मार्केट। मैं बिल्कुल बच्चे वाले एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप बचपन से पढ़ रहे हो राम गोस टू मार्केट। ठीक है ना, समझ गए? बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको अब ये पांचों फॉर्म एकदम क्लियरी मतलब क्लैरिटी आ गई होगी इन पांचों फॉर्म्स में, और अच्छे तरीके से आप इनको समझ गए। चलो, अब इतना मैंने बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, तो अब जरा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ लेते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट क्या है। जरा ऑब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन दो हमको, आज तक हमें समझ नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट 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 है क्या, बता दो। चलो बच्चा, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग की डिमांड है तो मैं बता देता हूँ। तो देखो जरा, ऑब्जेक्ट मैंने लिखा कि बच्चा इधर देखो ध्यान से, हे इधर 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 स्क्रीन में, इधर इधर इधर, कहाँ कहाँ खोए हुए? ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज होता है, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, राइट? जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए वो क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए या जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो भैया? आप सब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप आगे अदर वर्ड लिखते हो। देखो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है मनु ईट्स एन एप्पल, राइट? मनु ईट्स एन एप्पल। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सर? एन एप्पल ऑब्जेक्ट दिख रहा है सर अपने को, ठीक है सर। हाँ, ईट्स क्या है आपकी यहाँ पर? वर्ब है। ईट्स क्यों आया? देखो, मेन वर्ब क्या थी यहाँ पर? ईट, ईट होती है ना मेन, वेरी गुड सर। पर यहाँ पर एस क्यों लगा? क्योंकि सर हम अब बता सकते हैं, क्योंकि सर मनु था, मनु सिंगुलर था सर, इसलिए आपने वर्ब को भी सिंगुलर यूज करा, इसलिए सर एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए आपने एस लगा के ईट को ईट्स करके सिंगुलर किया है, बिकॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है सर, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो मनु ईट्स एन एप्पल। अब देखो, मनु ने एप्पल खाया तो एप्पल खत्म हो गया ना। अब सपोज ये एक एप्पल था, ठीक है, ऐसे ये एक एप्पल था, ठीक है। अब ये एक एप्पल था, अब मनु ने एप्पल को खाया तो एप्पल खत्म हो गया ना, राइट? तो मनु क्या था यहाँ पर सर?
सब्जेक्ट था। एन एप्पल क्या था सर यहाँ पर? ऑब्जेक्ट था। तो मनु ने एप्पल को खाया, एप्पल खत्म हो गया, तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा ऑब्जेक्ट पर या नहीं? एप्पल खत्म हो गया ना, प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ सर। इसका मतलब सर एन एप्पल ऑब्जेक्ट था। हाँ बच्चा। सर आप ये समझाना चाह रहे थे? हाँ मेरा बच्चा, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा? जो सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, राइट, मतलब जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट, सिंपल। समझ गए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट। अब सब ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है ना? कहीं कहीं पे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि अरे सर वो टीचर ने तो कॉम्प्लीमेंट बताया, आपने तो बताया नहीं, चलो फिर ये भी जान लो जरा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चा? नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, राइट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से कोई इन्फ्लुएंस, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट राइट, पर कंप्लीट सेंस दे जाएगा। जैसे चॉकलेट मेक्स मनु हैप्पी, राइट, देखो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि चॉकलेट को देखते ही मनु हैप्पी हो गया, या चॉकलेट मनु मनु को क्या करती है? खुश कर देती है, राइट। पर मनु पर कोई प्रभाव डाल रही है क्या कि मनु खत्म हो गया, मनु चॉकलेट ने मनु को खा लिया, या काट पीट दिया, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ है? ऐसा मतलब इन्फ्लुएंस दिख रहा है? नहीं, बस वो खुश हो रहा है, उसको एक 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 उसको ना इमोशन मिल रहा है उसको, सिंपल। समझ गए? तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो सब्जेक्ट, जिस पर सब्जेक्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो चॉकलेट मेक्स मनु हैप्पी। चलो, अब देखो, अब वर्ब में भी दो टाइप की चीजें और आ जाती है जिनमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि अरे सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया, हमें तो सर समझ नहीं आ रहा, बस हार्ट अटैक आने की कगार में आ गए थे सर, अगर आप नहीं मिलते तो फिर चलो चलो, अच्छा हुआ मेरी तारीफ कर दी। चलो खैर, जोक समा। वर्ब, दो टाइप की वर्ब होती है बच्चा, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है बच्चा, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो वर्ब क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेती हैं, लेती हैं, लेती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिनका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल हो। दो तरीके से आप याद कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके दे दिए। जिन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल हो उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स आप बोल सकते हो, या फिर जो ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको आप बोल सकते हो ट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट। समझ गए आपको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर इंट्रांजिटिव क्या होती हैं? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, नहीं लेती, नहीं लेती, और जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। समझ गए? बस इतनी सी कहानी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की, ठीक है। अभी आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना मैंने बोला बस आप उतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इन चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको एकदम क्लैरिफाई हो गई होगी, पूरा दिमाग में घुस गया होगा चीजें, है ना? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखना, क्लॉज। क्लॉज क्या होता है सर? बताओ जरा, डिटेल में बताओ अपने को। तो मैंने आपको बेसिक्स क्लास में बताया था कि बच्चा क्लॉज कुछ नहीं होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ जो आप सेंटेंस बनाते हो वही आपका क्लॉज होता है, राइट। जैसे आप लिखते हो राम गोस, राम गोस, देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर ये राम के साथ गोस क्यों लगाया, है ना, अदरवाइज थप्पड़ पड़ेगा। राम गोस, ठीक है, राम गोस लिख दिया। तो देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, पूरा अर्थ दे रहा है, राम जाता है, सिंपल। कहाँ जाता है पता नहीं, जा रहा होगा कहीं ना कहीं, तो जा ही रहा होगा। अब क्लॉज क्या होता है समझो। Clause is a part of a longer sentence in which there will be one subject and verb. Right? किसी लंबे सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज, समझ रहे हो ना, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है, सिंपल, राइट। ठीक है, अभी आपको इस एग्जांपल पे नहीं जाना, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया बस वही समझो, है ना। राम गोस, राम जाता है, अब आगे और भी पूरा सेंटेंस में लिख दूं, पूरा पैराग्राफ लिख दूं, कोई मतलब नहीं, पर किसी एक लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट, है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, उसे अपन कहते हैं क्लॉज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ चला गया? अच्छा जस्ट अ सेकंड, उसे अपन क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, राइट। अब हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्लॉज के बेसिस पर, क्लॉज के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। ये जर्नली बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग इसलिए हेट करते हैं, मेरी क्लासेस नहीं देखते, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, है ना। मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ा देता हूँ कि नहीं बच्चों को हर चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाए, और एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू का पढ़ा रहा हूँ, पूछता है ना। मैं ऐसा वेला नहीं कि मैं आपको फालतू में एक्स्ट्रा दिए पढ़ा हूँ, नहीं, पूछता है ना। उसके लिए आपके पास ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। चलो, तो क्लासिफिकेशन देखो जरा भैया, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम क्लॉज के आधार पर, तो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं सर, जल्दी जल्दी से बता दो जरा।
तो बच्चा एक आपका होता है सिंपल सेंटेंस, हाँ सर। दूसरा आपका क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, हाँ सर। तीसरा क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाँ सर। चौथा क्या होता है आपका, मिक्स्ड सेंटेंस होता है। समझ आपको कुछ आया नहीं होगा, आई नो, चलो आगे मैं समझाता हूँ। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड। अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में चलेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है समझना जरा। इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज। हाय सर, बस बस रहने दो सर, रोक दो सर, सर बस रोक दो सर, अब नहीं 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 सर, ज्यादा हो रहा है। अच्छा, हाँ। ये प्रिंसिपल क्लॉज सुन के बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे कि हाय सर ये कौन सी टर्म्स यूज कर दी आपने, है ना। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है बच्चा? बच्चा कुछ नहीं, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है बस वही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। उसके बिना आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। उसके बिना आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखो लिखा है राम कम हेयर, राम यहाँ आता है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, है ना। ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके आगे आप इतना लिख के फिर आगे आप कुछ भी जोड़ते चले जाओ, पूरा एक पैराग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है बच्चा, जिससे सेंटेंस स्टार्ट करते हो। तो ये जो राम कम हियर लिखा हुआ है ये क्या है आपका, प्रिंसिपल क्लॉज है। आई वेंट देयर लिखा हुआ है ये क्या है आपका, प्रिंसिपल क्लॉज है, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। सीधे सीधे आप लिख सकते हो सिंपल सेंटेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्लॉज, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सिंपल, बस इतना ही आपको दिमाग में बिठा के रखना है, हाँ? चलो, आई नो बहुत सारे विद्वान आएंगे कमेंट बॉक्स में, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जितना बोला बस आप उतना समझते हुए चलो, बस आगे अपना दिमाग मत लगाओ। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है बच्चा, जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, बस बस बस। इससे ज्यादा आपको नहीं समझना। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड सेंटेंस। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बच्चा, जो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है बच्चा, जैसे आपने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए, केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपने कंपाउंड्स बनाए होंगे ना, राइट। जैसे आप Na को Cl से मिला देते थे, है ना। सोडियम को आप क्लोराइड से मिलाते तो क्या बन जाता था आपका, NaCl बन जाता था, सोडियम क्लोराइड बन जाता था आपका। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा चीजों को ऐड करना, सिंपल से। अगर जिनको ये नहीं समझना सीधे सीधे समझ लो, कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा चीजों का ऐड करना, खत्म करो यार, क्या इतना सोचना, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या हो जाता है सर, कंपाउंड सेंटेंस में इसमें बच्चा आपका प्रिंसिपल क्लॉज भी ऐड हो जाता है, और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आता है। जैसे देखो आई वेंट देयर, ये क्या लिखा हुआ है आपको, प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ है। फिर आपने एंड लगाया, मतलब ये कंजंक्शन लगाया। ये सारा मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, कोई पूछा नहीं कंजंक्शन क्या है, फ्लो टूट जाएगा। आई वेंट देयर एंड मेट हर, राइट। तो आई वेंट देयर एंड मेट हर, ये मेट हर क्या है आपका, कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ आया, जो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आया। देखो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आया कि नहीं आया। और ये क्या, ये पूरा क्या है अपने आप में, एक कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को लेके चलता है, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज को लेके चलता है। समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, यहां पर क्या था बच्चा, कोऑर्डिनेट क्लॉज था। अब आगे क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना। अब समझना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, कुछ रट्टा नहीं करना, बस आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, सिर्फ समझते हुए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा देखो ये लिखा हुआ है ना, आई वेंट देयर व्हेन शी वाज सिंगिंग, है ना। तो देखो इसमें भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ये मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। अभी आपको इसमें नहीं जाना है, अभी आपको इन सब में नहीं जाना है, अभी आपको इन सब में नहीं जाना है, राइट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज के बाद आएगा, बाद आएगा, बाद आएगा, राइट। अब यहाँ पर, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाय सर यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ही नहीं, ना रहने दो, ना रहने दो, क्या दिक्कत। प्रिंसिपल क्लॉज है ना, जिससे हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है, वो चीज मौजूद है ना। हाँ सर मौजूद है। उसके बाद आपने कंजंक्शन लगाया ना, हाँ सर लगाया। सी वॉज सिंगिंग लिखा ना, हाँ सर लिखा, सिंगिंग लिखा, लिखा 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 लिखा, क्या दिक्कत है आपको। अगर मैं यहीं पर देखो, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं था, सिर्फ कोऑर्डिनेट क्लॉज था, तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा था, हो रहा था सर, तब भी हो रहा था। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो क्या यहाँ पर हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है।
आपको इन क्लॉजेस में नहीं फंसना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और सिंपल। सिंपल में सिर्फ अकेला प्रिंसिपल क्लॉज, कंपाउंड में दो, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट। कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जटिल है, उसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स, जटिल है, तो उसमें प्रिंसिपल और डायरेक्टली सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मिक्स्ड सेंटेंस आते हैं आपके। मिक्स्ड में सब कुछ मिला दो, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीनों को मिक्स कर दो। आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज सिंगिंग। अब पीछे आ जाओ, तो ये जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा था ना, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज सिंगिंग, तो ये आई वेंट देयर क्या है, एक क्लॉज है, मेट हर क्या है, एक क्लॉज है, शी वाज सिंगिंग क्या है, एक क्लॉज है। ये लॉन्गर सेंटेंस लिखा हुआ है, इतना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, और अगर आप इसको टुकड़ों में तोड़ दें, अगर आप इसको टुकड़ों में तोड़ दें तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके क्लॉज बन जाएंगे। तो क्लॉज समझ में आया आपको, कि किसी लॉन्गर सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया सेंटेंस के बेसिस पर, सॉरी क्लॉज के बेसिस पर सेंटेंस का, जिसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस दिखाया जो प्रिंसिपल क्लॉज से बिगिन होते हैं, कंपाउंड दिखाया जिसमें प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट दोनों आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है। उसके बाद मिक्स्ड में तीनों को मिक्स कर दो, मर्ज कर दो, बात खत्म हो गई। बस इससे ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, ना ही आपको समझना, ना ही आपको कुछ याद करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कोई नहीं पढ़ा था पर मैंने आपको पढ़ा दिया है क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, ये जो आप इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बना रहे हो, अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, आपको कोई छोटा भाई पूछ ले कि बताओ भैया दीदी यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो आप नहीं बता पाते ना, पर अब आप बताने के लिए एबल हो, अब आप बताने के लिए एबल हो, उसको बता सकते हो कि बच्चा ये जो आई वन देयर लिखा है ना, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज से ही ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट होती है। मेथड जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सी वाज सिंगिंग आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। अगर मेथड ना होता, सिर्फ इतना लिखा होता आई वेंट देयर व्हेन सी वाज सिंगिंग, तो आप कह देते ये प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ है। अगर व्हेन सी वाज सिंगिंग ना होता तो आप कह देते कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या इतनी सी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं? आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। बहुत बढ़िया। तो चलो अब जरा नेक्स्ट चल लेते हैं थोड़ा सा, है ना। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं जरा समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, क्या होते हैं जरा समझना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, पर फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें एकदम क्लियरिफाई हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? A arranged group of words which make a complete sense is called sentence. कुछ शब्दों का ऐसा अरेंज किया हुआ समूह जो कंप्लीट सेंस दे दे, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मनु इज अ वेरी गुड गर्ल। अब देखो, मनु एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए वेरी गुड गर्ल लिखा हुआ है ना। ठीक है, सारे लिखे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारे पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर, लिखा हुआ है। कहना क्या चाह रहे हो सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर आप इसकी हिंदी निकालोगे तो क्या निकालोगे? मनु इज अ वेरी गुड गर्ल, मनु एक बहुत अच्छी लड़की है। क्या आप इसको ऐसे बोलते हो क्या, कि है, अच्छी, मनु, लड़की, बहुत, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, नहीं बोलते ना। तो ये जो आपके लिए कीवर्ड है यहाँ पर, क्या है कीवर्ड? अरेंज्ड, 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 मतलब एक फॉर्मेट में बना होना चाहिए, है ना। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक फॉर्मेट में लिखे जाने चाहिए, जो कंप्लीट सेंस दे, तभी हम उनको कह सकते हैं कि वो एक सेंटेंस है। तो मनु इज अ वेरी गुड गर्ल, ये एक सेंटेंस है। हाँ सर है। क्यों सर? क्योंकि सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मनु एक बहुत अच्छी लड़की है, तो हमें पता चल गया कि ये एक सेंटेंस है, है, है। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? बहुत बढ़िया, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब टाइप ऑफ सेंटेंस को हम नेक्स्ट सीरीज में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे सेंटेंस पहले आपको पढ़ाने हैं। मैं भी आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको देखो सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सेंटेंस, है ना, इतना डिटेल में नहीं कोई पढ़ाता, ट्रस्ट मी माय डियर। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं, हो सकता है आप इनकी वैल्यू ना करो, पर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। इतना डिटेल में, इतना खुल के आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, नहीं पढ़ाता कोई। ठीक है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज, है ना। तो बस, अगर आपको यहाँ तक आ गए हो, वीडियो में देख लिया है, पसंद आ गया है, तो थोड़ा सा लाइक मार दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा शेयर।
है ना। आप जितना शेयर करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा और थोड़ा और भी एनर्जी के साथ वीडियोस बना पाऊंगा, राइट। तो बस शेयर करना, लाइक करना, अगर मन करे कमेंट में अच्छा बुरा जैसा चाहो लिख सकते हो। बाकी आप मेरी तारीफ कर सकते हो, बुराई भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई हमारे इंडिया में, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो। चलो, सो थैंक यू सो मच डियर यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। टिल टेक केयर, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।